हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कैसे आप सबका हालचाल? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए हम आज अपना यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, यानी कि पूरा शुरुआत से मानिए तो लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। यूनिट 2 में हम लोग क्या था, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी था उनके बारे में देख रहे थे। पिछली बार हमने क्या देखा था, स्टोन, बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, फिर बिल्डिंग स्टोन किससे, रॉक से हमको प्राप्त होता है। तो रॉक को कितने भाग में हमने बांटा था, 3 भाग में बांटा था। क्लासिफिकेशन क्या था, जियोलॉजिकल, फिर उसके बाद क्या था, जियोलॉजिकल, फिजिकल, फिर केमिकल। जियोलॉजिकल में कौन कौन से, तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर इग्नियस रॉक क्या था, तो जो भी मोल्टेन लावा निकला था उससे जो भी बना हुआ था अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे ठंडा होने के बाद रॉक, उसको इग्नियस रॉक बोले थे। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि पानी में लगातार डिपोजिशन होने के कारण, जो क्ले और सिल्ट है उनका डिपोजिशन होने के कारण, लेयर बाय लेयर प्रेशर के बनने के कारण जो रॉक फॉर्मेट हुआ तो उसको सेडिमेंट्री रॉक कहा था हमने। फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्या था, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जो भी परिवर्तन आए उनके ओरिजिन में, कैरेक्टर्स में जो परिवर्तन आ जा, परिवर्तन के बाद जो रॉक बनता उसको मेटामॉर्फिक रॉक हमने बांटा था। फिर उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था रॉक का। वो जनरली स्ट्रक्चर के आधार पे था, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, तो सर्टिफाइड रॉक का उदाहरण क्या था, तो लेयर बाय लेयर वो टूट जाता था। फिर उसके बाद अनसर्टिफाइड रॉक यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो था, सर्टिफाइड रॉक था। अनसर्टिफाइड रॉक क्या था, तो अनसर्टिफाइड रॉक में लेयर बाय लेयर हम तोड़ नहीं सकते थे, ये एक ही तरीका से मटेरियल का बना हुआ रहता था। इसमें क्या आ जाता था, इसमें इग्नियस रॉक आ गया था। फिर फॉइलेट रॉक, इसमें एक ही डायरेक्शन में टूटने का डायरेक्शन जो होता था वो एक ही होता था, एक बार यहाँ से पिन के तो एक बार में टूट जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाता था, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक आ जाता था इसमें। फिर केमिकल में हमने क्या क्या बांटा था, तो केमिकल में हमने सिलिशियस, जिसमें मेनली कंपोनेंट क्या था, तो सिलिका का था। फिर उसमें हमने आर्जिलिशियस, तो इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन था, तो क्ले और एल्यूमिना था। फिर हमने कैलकेरियस में बांटा था, जिसमें लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट था। यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 6 खत्म हो गया था, यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 हमने समाप्त किया था। आज हमें देखना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी कि जो भी बिल्डिंग स्टोन हम यूज करें उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, उसका कौन कौन सा गुण होना चाहिए कि हम उसको गुड बिल्डिंग स्टोन बोलेंगे। तब हम उसको लेके आते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन था लेक्चर का, हम उसको लेके आते हैं। पहले हम लिख देंगे कि कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन सा नेसेसरी है वो पहले लिख देंगे, फिर इनके बारे में जानेंगे। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। उसके बाद अगर जो टाइम रहा थोड़ा सा बचेगा तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे किसका, तो बिल्डिंग स्टोन का। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लगभग यही सब चीज़ आता है कि अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ये भी थोड़ा बहुत सेम ही चीज़ आ जाता है। तो ये लेक्चर इसी यहीं पे समाप्त करेंगे, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे क्वेरिंग क्या होता है। क्वेरिंग यानी कि जो पत्थर को तोड़ने का काम होता है उसको क्वेरिंग कहते हैं। उसमें कौन कौन से टूल होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं, ब्लास्ट मेथड, ये सब वो देखेंगे। फिर ड्रेसिंग में चीज़ें ये सब का यूज़ करके हम किस प्रकार से पत्थर को तैयार करते हैं, उसका अपीयरेंस को गुड बनाते हैं ताकि हम अपने बिल्डिंग में यूज कर सके। यानी कि 2.1 में टोटल 4 लेक्चर जाने की संभावना है। ठीक, वैसे 7 पॉइंट है इसमें, तो सोचिए ये कम से कम 16, 17, 18, 19 तक जाएगा लेक्चर इसमें। तो इसको आराम से देखिएगा इस चैप्टर को। हो सकता है तो हम रोज दिन 2-2 वीडियो शायद अपलोड करने की कोशिश करेंगे, टाइम मिलते रहा तो। ठीक, तब तक आप उसके बाद हाँ, लाइव सेशन भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन में आप जरूर से जुड़िएगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का अभी से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ठीक, तब तक आप इसको देखिए, हम आते हैं लेके। देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि हमने आपको बताया पहले कि हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन देख रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग स्टोन है उसका अच्छा होने का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आवश्यकता है, वो चीज़ हम देख रहे थे अभी। तो उनका अब देखते हैं। यही 12 टॉपिक हैं जो, मतलब कि यहाँ पे जो 12 टॉपिक लिखे गए हैं इनके आधार पे हम बता सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग में जो स्टोन उपयोग हुआ है वो अच्छा है या नहीं, उसका रिक्वायरमेंट जो था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो कौन से 12 हैं देखते हैं। पहले अपीयरेंस यानी कि उसका लुक जो है वो कैसा है, यानी कि उसका जो बनावट जो हो रहा है वो लुक कैसा है, देखने में अच्छा है कि नहीं। ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसमें कितना लोड वो सह सकता है, वही ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि कितना लोड वो सहेगा उसके बाद टूट जाएगा। फिर हार्डनेस, उसमें कितना कॉम्पैक्टनेस है, वो सब चीज़। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि उसका कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो देखना हमको। फ्रैक्चर यानी कि वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसका जो शार्प होता है, ईज होता है, वो शार्प है कि नहीं है, वो एक समान है कि नहीं है, इवन है कि नहीं है, वो सब किस में आ जाता है, फ्रैक्चर्स में। रेजिस्टेंस टू फायर यानी कि वो आग लगने पे हमें सुरक्षा देगा कि नहीं देगा, उस प्रकार।
फिर टेक्सचर यानी कि जो भी बनावट है उसका कितना कॉम्पैक्टेड है, कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, कितना है नहीं है। क्रिस्टलियन रहना चाहिए, यानी कि वही ऐसे वाला रहना चाहिए, ना कि ऐसे वाला रहना चाहिए रॉक कि जो सिंपल ही एक बार लेयर में टूट जाए। यानी कि सीधे अनसर्टिफाइड रॉक रहना चाहिए, सर्टिफाइड रॉक नहीं रहना चाहिए, और फॉइलेट भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कि कितना पानी अवशोषित करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। सीजनिंग, इसमें कितना देर सुखाना चाहिए, कितना देर नहीं सुखाना चाहिए। फिर परसेंटेज ऑफ वियर, कितना उसमें हम वियर टेयर करेंगे, रगड़ेंगे तो कितना परसेंटेज वो अपने ऊपर झेल सकता है, यानी वो चीज़ देखेंगे। फिर टफनेस इंडेक्स, यानी कि एकाएक देखिए, ऐसे मान के चलिए पत्थर है, एकाएक हम लोड लगा रहे हैं तो इस पे जितना लोड आया कितना लोड वो झेल सकता है, कितना तक वो लोड झेल सकता है, अब कौन सा पत्थर रहने पे कितना लोड झेलता है वो इसमें देखेंगे। देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगा आपको, कि एक पॉइंट के अंदर 12-15 पॉइंट रहेगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में 12 पॉइंट इसमें भी है। फिर इसके आगे जो आएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन, उसमें भी 7-8 पॉइंट से ऊपर ही आपको मिलेगा। तो देखिए इन सब पॉइंटों को देख के घबराइए मत। इस पर देखिए एक शेर याद आ गया, देख, मुकद्दर तक तू जाने के लिए कर मेहनत, मुकद्दर तक जाने के लिए तू कर मेहनत। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुकद्दर तेरे चरणों में होगी, तू उसके ऊपर खड़ा होकर जश्न मनाएगा। यानी कि जो भी तुम्हारा लक्ष्य है वहाँ तक जाने के लिए आप मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा वहाँ तक आप नहीं पहुँचिएगा। मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगा। उस दिन आप उस लक्ष्य के ऊपर खड़े रहेंगे, लक्ष्य आपके कदमों में होगा। मेहनत करते रहिए। और हाँ देखिए, ये जितने भी 12 के 12 टॉपिक हैं, इनमें डाटा का खेल है, यानी कि जो भी होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उससे ऊपर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें आएंगे, तो इसको अच्छा से याद कीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक। तो आपको देखिए, ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए हमने एक नया सीरीज भी स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्टिव सेशन स्पेशल चल रहा है लाइव में, तो उसमें आप जरूर से जरूर जुटें। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे ये वीडियो उपलब्ध है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेशन वाला, वहाँ पे जाइए। तो ये 15 क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वही इसको देखिए, जरूर से जरूर देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक आप इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें क्या देखेंगे, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन का बारे में हम जाने थे। उसमें 11 से 12 टॉपिक हमने देखा था, उसका ही पहला से लेकर तीसरा टॉपिक तक हम अभी आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा आएंगे उसको आप स्पेशल नोट करते हुए चलेगा, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक। देखते आगे। पहला हमारे पास है अपेरेंस यानी कि कैसा वो दिखता है, उसका लुक। मतलब बिल्डिंग जो स्टोन है, गुड बिल्डिंग स्टोन, उसका लुक कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए। अच्छा, तो किस प्रकार से देखिए, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी यूनिफॉर्म कलर, मतलब एक समान रहना चाहिए। उसका जो कलर रहता है वो यूनिफॉर्म, मतलब एक समान रंग। जैसे कि देखिए, आप ही कॉलेज में पहन के जाते तो वहाँ पे ये नहीं पता चलता कौन बड़े घर से आ रहा है कौन छोटे। एक यूनिफॉर्म कोड, एक यूनिक कलर आपका ड्रेस के लिए दिया गया है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ आप एक ही कॉलेज के हैं, इस कॉलेज के हैं या किसी और कॉलेज के हैं। वो आपको बताता है कि उस कॉलेज में कोई, जितने भी लड़के या गर्ल्स बॉयस जो भी पढ़ रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक समान है। वो कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई इस जात से उस जात से, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। तो उसी से लेके समझिए कि यूनिफॉर्म कलर यानी कि एक जैसा ही दिखना चाहिए, वो उसका कलर जो भी रहे, जहाँ भी रहे, एक जैसा ही दिखना चाहिए। किसका? तो गुड बिल्डिंग स्टोन का। एंड फ्री फ्रॉम क्ले होल्स यानी कि छोटे छोटे, आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर जो भी होते हैं इस प्रकार के, उसमें एकदम छोटे छोटे ऐसे डॉट से बने हुए रहते हैं, जैसे हल्का हल्का छेद हो उसमें, तो वही उसी को बोलते हैं क्ले होल्स, यानी कि छोटे छोटे छिद्र जो मिट्टी के रहते हैं। उनसे क्या होता है, उनसे पोरोसिटी होने का काम, यानी कि पानी रिसने का काम कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है वो पानी को, उससे ठंडा बेदरिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, यानी कि उस पत्थर पे बेदरिंग इफेक्ट पड़ने के ज़्यादा संभावना रहते हैं, जिससे हल्का सा अपीयरेंस खराब हो जाता है। किसका? तो स्टोन का। फिर क्या उसका? स्पॉट्स ऑफ अदर कलर बैंड। स्पॉट्स ऑफ अदर कलर बैंड यानी कि यही एक समान कलर का था, व्हाइट कलर का, इसमें हम कहीं पे देखो ऐसे ब्लैक लगा दिए, ऐसे फिर यहाँ पे भी अलग अलग कलर का ब्लैक कुछ और कलर का है,
तो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक जो होता है उसका खराब कर देता है, किसका, तो स्टोन का। इसलिए गुड बिल्डिंग स्टोन जो भी होगा उसका पहला तो अपीयरेंस कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर, एक समान वो रहना चाहिए। दूसरा क्या, तो क्ले होल्स से वो फ्री रहना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे छिद्रों से वो फ्री रहना चाहिए। फिर स्पॉट कैसा होना चाहिए, तो उसका स्पॉट मतलब दूसरे कलर का स्पॉट उस पर नहीं आना चाहिए, यानी कि स्पॉट मतलब होता है धब्बा। स्पॉट्स का मतलब, स्पॉट का मतलब क्या होता है, दाग धब्बा सुने हैं ना, तो वही दाग धब्बा स्पोर्ट्स स्पोर्ट का मतलब होता है। उस दूसरे कलर का मतलब बैंड का जो होता है वो दाग धब्बा उस पर नहीं होना चाहिए। यही हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन का अपीयरेंस है, यानी कि किस प्रकार दिखना चाहिए, लुक उसका यही हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, तो ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से तो आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कहा जाता है कि हाँ इसका इतना ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि उसकी उतनी क्षमता है, उस प्रकार उसको रहना चाहिए। लेकिन यहाँ ड्यूरेबिलिटी मजबूती से नहीं है, आपका ड्यूरेबिलिटी है कि कितना अपने ऊपर झेल सकता है, वो कितना लोड ले सकता है, कितना सब कुछ वो अपने ऊपर झेल सकता है, प्रेशर किस प्रकार का ले सकता है, उससे रिलेटेड है ड्यूरेबिलिटी। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ड्यूरेबल। वो कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक। द फैक्टर लाइक हीट, हीट यानी कि गर्मी, कोल्ड यानी कि ठंडा, अल्टरनेटिव यानी कि अलग अलग होते हुए, वेट यानी कि जो रेन होता है वो, ड्राई यानी कि जो धूप के मौसम में एकदम सूखा हो जाता है वो, डिजोल्व गैसेस इन रेन, जो बारिश में रेन घुले रहते हैं, यानी कि ऐसो वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब जो घुले हुए रहते हैं उनसे। हाई विंड वेलोसिटी यानी कि जो भी हवा का तेज प्रेशर है वो सब इफेक्ट किस पे डालते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी पे डालते हैं, किसके, स्टोन के ड्यूरेबिलिटी पे ये सब इफेक्ट डालते हैं। उस इफेक्ट को वो निग्लेजिबल यानी कि नाम मात्र दिखाने की कोशिश करे, वो पूरा नहीं उस पर इफेक्ट पड़े, ऐसा वो स्टोन होना चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी ऐसा होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का। उसका क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ देखिए क्या है, तो फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि जो भी देखिए एक इतना से इतना दूर का इसका कितना है, तो 1 mm होगा, इतना से इतना दूर का 1 mm होगा, मान के चलिए डिस्टेंस है, बताने की कोशिश करें। उस पे हम इस पे इतना जितना भी इस पे लोड आएगा वो 100 न्यूटन पर स्क्वायर का जितना 100 न्यूटन का इस पे अगर जो लोड लगाएंगे तो ये कैपेबल होना चाहिए, उसको उतना पे वो क्षमता होना चाहिए कि उतना सहल है, यानी कि एक मीटर 1 mm के ब्लॉक पे अगर जो हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसको वो अपने ऊपर कैपेबल यानी कि वो सहने की उस पर क्षमता होना चाहिए कि कितना, तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर को वो सह सके। उसका ही क्रशिंग स्टोन का, गुड बिल्डिंग स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि देखिए ऐसा समझिए, मान के चलिए एक बिल्डिंग स्टोन यहाँ बनाते हैं, ठीक, मतलब कोई भी स्टोन है जिसको हम बिल्डिंग में प्रयोग करने जा रहे हैं। ये सिंपल ही एक स्टोन है, ठीक, इसका हम 1 mm इतना दूर ले लिए, इधर से 1 mm इतना दूर ले लें, तो इतना दूर में वो 100 न्यूटन का फोर्स जो होगा ना वो आसानी से सह सके। इतना दूर में जितना 1 mm में इतना होगा, 1 mm देखिए इधर है, 1 mm इधर है, स्क्वायर बन गया, यानी कि mm का स्क्वायर हो गया सीधे, तो वो इतना 1 mm स्क्वायर में वो 100 न्यूटन का फोर्स सह सके, तब हम उस स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा उसको अच्छा मानेंगे कि वो बिल्डिंग के लिए सुटेबल है, तब हम जाके कहेंगे। ये डाटा याद रखिएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ग्रेटर देन उससे ज्यादा होना चाहिए, सॉरी उससे कम नहीं होना चाहिए। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपको याद होगा जो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के द्वारा ठंडा होने पे बनता हो, धरती के ऊपर या धरती के नीचे कहीं पे भी हो सकता है, इसमें ग्रेनाइट आ जाता है आपका इग्नियस रॉक मोर देन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सा, तो वाटर में जो सैंड सॉइल जो भी आता है वो लगातार डिपोजिट होते जाते हैं लेयर बाय लेयर, उनसे उनके प्रेशर के कारण, वाटर के प्रेशर के कारण वो एक साथ चिपकते जाते हैं और धीरे धीरे रॉक में फॉर्मेशन हो जाता है उनका। उन रॉकों को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, और ये लेयर बाय लेयर करके टूट जाते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जो ओरिजिनल उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी कारणवश, हीट एंड प्रेशर के कारणवश वो चेंज हो जाए तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं।
कहने क्या था, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है किससे, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से। ये देखिए इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक का क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर होता है किससे, तो मेटामॉर्फिक रॉक का किससे होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक से। यानी कि सबसे आसानी से टूटने वाला रॉक कौन हो गया हमारा, तो सेडिमेंट्री रॉक हो गया। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, क्रशिंग स्ट्रेंथ मेटामॉर्फिक रॉक के पास, उससे ज़्यादा इग्नियस रॉक के पास। आपके स्क्रीन पे देखिए कुछ मतलब जो पत्थर हैं वो सेडिमेंट्री इग्नियस ऐसे करके बटे हुए होंगे। सेडिमेंट्री रॉक सबसे शुरुआत में इग्नियस रॉक, उसके सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे करके बटे हुए होंगे। और कुछ पत्थरों के नाम दिए हुए हैं, उसके सामने उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ भी दिए होंगे। देखिए आप इन्हें अच्छा से, होप्स आप देख लिए होंगे। ये सब देखिए, ये डाटा लिख लीजिएगा। क्या पता आपको डाटा पूछ दे कि हाँ जो पत्थर दिया गया है वो उसका कितना होता है। जैसे ग्रेनाइट का ही पूछ दे कि जो ग्रेनाइट पत्थर है उसका, जो इग्नियस रॉक ग्रेनाइट पत्थर है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आपको बताने को होगा ना कि 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेके 127 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक है। वही शायद लिखा हुआ भी है, तो वही देखिए वो सब बताने की चीज़ होगा। क्या पता ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे ग्रेनाइट पत्थर का क्रशिंग स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए ये चार्ट याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और वो जो फिगर दिख रहा है उसको भी नोट डाउन कीजिए। हम आगे लेके आते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे तो क्या है, आगे हम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी हमने 3 रिक्वायरमेंट देख लेते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। पहला क्या था, तो अपीयरेंस यानी कि वो कैसा लुक है उसका, वो अच्छा रहना चाहिए, दाग धब्बों से वो मुक्त होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कलर में होना चाहिए। फिर ड्यूरेबिलिटी उसका देखे थे हम कि ड्यूरेबिलिटी कैसा रहना चाहिए, वो कितना ड्यूरेबल रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ देखे थे किसमें, तो पत्थर में 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि 1 mm स्क्वायर में 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उससे ज़्यादा वो झेल सके 1 mm में, ठीक। उसके बाद फोर्स देखते हैं हार्डनेस यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हार्ड है, वो कितना परसेंट हार्ड है या कितना कोफिशिएंट जो बताया जा रहा है उससे कितना हार्ड है। ज़्यादा हार्ड है तो अच्छा है कि नहीं है वो देखते हैं। उसके बाद फिर हार्डनेस के बाद क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके वेट पे जनरली निर्भर करता है, वो कितना हार्ड है, इन दोनों चीज़ पे निर्भर करता है। फिर फ्रैक्चर ये देखिए जनरली होना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है। फिर फायर रेजिस्टेंस, वो किस प्रकार का फायर रेजिस्टेंस हमें देता है। फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द बिल्डिंग स्टोन हार्डनेस कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो 17 से ज़्यादा होता है और रहता है तब उसको ट्रीट किया जाता था हार्ड यूज़ के लिए। जैसे कि हार्ड यूज़ यानी कि जहाँ पे हमको सडन लोड पड़ रहा हो, यानी कि एक दबाव पड़ रहा हो, जैसे कि फर्श होता है कोई भी हमारा चीज़, तो वहाँ पे देखिए चौकी बोल रहे हैं, पलंग, ये सब मतलब जो भी बेड वेड लगा रहता है वो एक ही जगह पे लगा रहता है। वहाँ पे सरफेस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उस पर सब उछलता कूदते हैं। फिर देखिए वो जो फर्श होता है उस पर आना जाना कुछ भी ले जाना रहता है तो कितना भारी से भारी चीज़ उस पर रखा जाता है। तो वहीं हार्ड यूज़, वहाँ पे हार्ड नहीं रहेगा तो टूटने का डर रहेगा कि नहीं। तो वहीं हार्ड यूज़ के लिए जब कोफिशिएंट ज़्यादा होता है किसका, तो बिल्डिंग स्टोन का, तब यूज़ करते हैं। उसका क्या है, हार्डनेस बिटवीन 17 to 14, यानी कि उसका कोफिशिएंट जब 17 से 14 के बीच में लाइज करेगा किसी भी पत्थर का, तब उसे मीडियम हार्ड यूज़ करेंगे और मीडियम हार्डनेस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कोई भी सेल्फ हो गया, यानी कि रैक जो आपके घर में ऐसा बना हुआ नहीं रहता है 3-4, इसके ऊपर कभी कभी आप देखे होंगे लगा हुआ रहता है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत मतलब ऐसे भी नॉर्मल लगा हुआ रहेगा तो उसको रखते तो उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। फिर उसका क्या है, तो लेस देन 40, अगर जो 14 से नीचे रहेगा तो उसको सेड पुअर हार्डनेस कहा जाता है, वो अनसुटेबल होता है हमारे बिल्डिंग के लिए। क्या होता है, सेड पुअर हार्डनेस एंड इट इज, इसके आगे लिख लीजिएगा, एंड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग एंड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो अनसुटेबल हो जाता है। उसका देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स वेट, इसके भार पे, और स्ट्रेंथ, उसका कितना मजबूती है वो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पे, तो वेट पे एक आपके और स्ट्रेंथ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी
SG से डिपेंड करता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी बिटवीन कितने कितने बीच में रहना चाहिए, 2.4 से लेके 2.8 के बीच में। आपको एक बार फिर कह रहे हैं, जो भी डाटा दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छा से नोट कीजिएगा। 8 के बीच में रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.4, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है 2.4 से, तब उसको अनसुटेबल माना जाता है। किसके? तो कंस्ट्रक्शन के लिए उसको अनसुटेबल माना जाता है। देखिए आपके मतलब स्क्रीन पे कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ स्टोन्स के आप देख रहे होंगे। होप सो आप देख चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं उसके आगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स क्या है? तो फ्रैक्चर्स देखिए आप लोग जनरली जानते होंगे, कुछ हड्डी वड्डी टूट जाता है कहीं पे गिरने के बाद, तो आप जनरली जानते होंगे कि हाँ बोलते होंगे फ्रैक्चर आ गया या टूट गया, तो वही होता है फ्रैक्चर। स्टोन में भी वही काम होता है, फ्रैक्चर्स। तो आप सब बोलेंगे तब गुड बिल्डिंग में इसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो गुड बिल्डिंग में देखिए इसका रिक्वायरमेंट इस प्रकार है, किसी भी चीज़ में फ्रैक्चर आता है तो हमको साफ दिखता है, मतलब कोई भी स्टोन में फ्रैक्चर आएगा तो हमको साफ दिखना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्चर आया तो पूरा पूरा दीवार ही खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं। हम बोल रहे हैं तो एक स्टोन में जो फ्रैक्चर आ रहा है तो उस जगह को हम खाली कर सकें, उसके जगह दूसरा स्टोन को रिप्लेस कर सके, वो हमको दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं दिखे, वो पड़ा रहे फिर एक पूरा वॉलीबॉल कोलैप्स कर जाए, नहीं कि टूट जाए। तो वही उसको जो स्टोन में फ्रैक्चर आया है वो हमको क्लियर होना चाहिए, तो वही गुड बिल्डिंग उसमें अच्छा से दिखता है। गुड बिल्डिंग स्टोन में फ्रैक्चर्स क्या? तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स फ्रैक्चर शुड बी शार्प, और जो शार्प होना चाहिए, यानी कि एकदम अच्छा से दिखना चाहिए। उसका किनारा है जो तुरंत एकदम पता चल जाना कि हाँ यहाँ से टूट गया है। इवन एक समान होना चाहिए उसमें, एंड क्लीन, अच्छा से एकदम क्लीन होना चाहिए। जैसे कि देखिए कोई स्टोन टूटता है तो एकदम ऐसे ऐसे टूटा है, तो उसका जो सेकंड पार्ट भी है कुछ ऐसा ही टूटा हुआ रहता है। तो ये जो यहाँ इतना गैप, मतलब ये जो यहाँ पे शेप बन रहा है यहाँ से ऐसे, और इसमें यहाँ से ऐसे शेप बन रहा है, तो इन दोनों का फ्रैक्चर, यानी कि जो टूटा है स्टोन, इन दोनों में फ्रैक्चर देखिए कितना अच्छा, तो वही साफ दिखना चाहिए, ताकि जो टूटा हुआ पार्ट है उसको अलग लगा सके, उसको अलग लगा सके, यूज़ किया जा सके उसको ड्रेसिंग के बाद। तो वही है, फ्रैक्चर्स अच्छा से हमको दिखना चाहिए। ये गुड बिल्डिंग स्टोन का एक कैरेक्टर्स है, मतलब रिक्वायरमेंट है। बट इट इज़ जनरली नेग्लेक्टिंग, मतलब इसको नज़रअंदाज किया जाता है इस प्रकार के पत्थरों को इन बिल्डिंग स्टोन में इस प्रकार के जो कैरेक्टर है उसको जनरली हटा दिया जाता है, उस प्रकार के पत्थरों को ही। फायर रेजिस्टेंस यानी कि आग से सुरक्षा। देखते होंगे आप लोग बड़े बड़े मॉल में या सब इन सब चीज़ों में आप सुनते होंगे कि वहाँ आग लग गया, ये चीज़ हो गया, ये वो चीज़ हो गया। तो वही फायर रेजिस्टेंस उसी काम में आता है कि जो वहाँ मटेरियल हम लगा रहे हैं वो सब फायर रेजिस्टेंस रहना चाहिए, यानी कि हमको कम से कम नुकसान हो सके। अगर जो आग भी लगता है किसी भी कारण बस, तो हमको कम से कम नुकसान हो सके। तो ए गुड बिल्डिंग स्टोन बी फायर प्रूफ, यानी कि वो आग से सुरक्षा देने वाला होना चाहिए, या आग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। फायर प्रूफ सैंडस्टोन एंड आर्जिलिशियस स्टोन। वही आर्जिलिशियस स्टोन याद कीजिए आप, फिजिकल सॉरी केमिकल कैटेगरी में, रॉक का केमिकल कैटेगरी में 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन? तो आर्जिलिशियस, कैलकेरियस और सिलिका। तो सिलिका में तो सिलिशियस में तो सिलिका प्रेजेंट होता था, कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता तो उसको हटा देते थे, और लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आर्जिलिशियस में एल्यूमिना और क्ले, जो आपको याद करने के लिए बताया गया था, एल्यूमिना और क्ले के द्वारा। तो आर्जिलिशियस स्टोन किसका? तो फायर क्वाइट वेल, मतलब अच्छी तरह से ये फायर को रजिस्ट कर सकता है। कौन कौन? तो सैंडस्टोन और आर्जिलिशियस स्टोन फायर रेजिस्टेंस में वो सबसे अच्छे होते हैं। अगर कहीं पे भी आग लगने की ज़्यादा संभावना है तो इन दोनों स्टोनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए वहाँ पे। इसमें आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखा होगा आपने फिगर, उसमें देख लिया होगा आपने, ठीक। तो यहाँ पे ये 7 हमारा खत्म होता है। इसके आगे 4 और बचा हुआ, 4 से 5, उसको देखते फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन देखने की कोशिश करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स यानी कि यही जो कैरेक्टर्स है इनके, मतलब रिक्वायरमेंट है जो भी गुड बिल्डिंग स्टोन के, वही उसके गुण के रूप में हल्का हल्का सा देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, उसमें मैक्सिमम 6 से 7, और जिसका लिखवा चुके होंगे वो नहीं लिखाएंगे, और जिसका नहीं लिखवाएंगे वो लिखवा देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा उस प्रकार। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेरिंग और उसके बाद ड्रेसिंग देखेंगे, एक सिंपल अलग अलग वीडियो में उनको, यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक जाएगा। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हमने अभी तक 7 कैरेक्टर पढ़ चुके हैं किसका, तो गुड रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या चीज़ होना चाहिए, अच्छे रिक्वायरमेंट मतलब अच्छे बिल्डिंग स्टोन के रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होता है बिल्डिंग का, मतलब उसका गुण जो भी होता है बिल्डिंग स्टोन का, वो भी लगभग सेम ही होता है। वो अच्छा रहेगा तभी ना उसका रिक्वायरमेंट अच्छा मिलेगा हमको गुड बिल्डिंग स्टोन का। तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट या 6 से 7 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वही सब लिखवा देंगे। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछे या गुड जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, गुड एबिलिटी उसमें जो भी होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, तो उनका रिक्वायरमेंट जो पूछे, रिक्वायरमेंट पूछे तो आप सब ये डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो भी डालिएगा। दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक, तो ये अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, तो 8वां नंबर टेक्सचर। टेक्सचर देखिए उसके अंदर का बनावट कैसा है, वो किस प्रकार दिखता है, वो उससे रिलेटेड होता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ही होता है बनावट। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी हैव कॉम्पैक्टेड फाइन क्रिस्टलाइन। कॉम्पैक्टेड यानी कि एक जगह बोलते नहीं है, जैसे कि ये कोई इतना था उसको हम कॉम्पैक्टेड यानी एकदम कसा हुआ, कॉम्पैक्टेड यानी कि एकदम कसा हुआ, इसको दबाते दबाते इतना से कर दे, तो कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। फाइन भी होना चाहिए, मतलब पता भी चलना चाहिए कि हाँ क्रिस्टलाइन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से ऐसे बना हुआ रहना भी चाहिए। ठीक, स्ट्रक्चर शुड बी फ्री फ्रॉम कैविटी। कैविटी यानी कि जो छेद होते हैं, वही जो क्ले होल था ना उसी प्रकार का कैविटी भी होता है वो। ठीक, क्रैक ये सब तो आप जानते हैं, क्रैक एंड लूज मटेरियल। लूज मटेरियल दैट मीन्स ढीले मटेरियल से नहीं बना होना चाहिए कि एक बार हथौड़ा मारे ये टूट के बिखर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। किसका टेक्सचर, ऐसा टेक्सचर नहीं होना चाहिए। गुड बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट यही है। गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या है, तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द स्टोन शुड नॉट एक्सीड 60%। मतलब जो भी है शुड नॉट एक्सीड 60%, मतलब जो भी है वाटर जो भी मतलब एब्जॉर्ब करेगा कितने देर में। देन द ड्राई वेट, मतलब जो भी पहले देखिए ड्राई वेट यानी कि जो पहले मान के चलिए पत्थर सूखा हुआ था, ठीक, इसको हम पानी में डालें, उसका इसका जो हम वेट लेंगे यानी कि W1 जो है वो ड्राई वेट है, W2 है वेट मतलब गीला पत्थर का वेट है। तो ये जो गीला पत्थर का वेट जो निकला है वो सूखे पत्थर के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही ना कह रहा है, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द स्टोन शुड नॉट एक्सीड 60% देन द ड्राई वेट, मतलब जो भी ड्राई वेट होगा उसके 60% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए पत्थर का। ठीक, एट 24 आवर डिप्ड इनटू वाटर। यहाँ आगे लिख लीजिएगा एट 24 आवर इंटू 24 घंटे पानी में डालने के बाद। दिख रहा है, हाँ, एट 24 आवर डिप्ड इनटू वाटर, मतलब 24 घंटे पानी में डालने के बाद जब हम पत्थर को निकालेंगे उसका वेट करेंगे तब उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन निकलेगा, मतलब पानी जितना सूखा होगा वो ड्राई वेट जो स्टोन का होगा उससे 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका फॉर्मूला इस प्रकार बन सकता है। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखवाया नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। W2 यानी कि जो भी हमारा वेट निकला है किसमें, गीले पत्थर में, वो माइनस W1 बटा W1 इंटू 100। हमेशा इसको परसेंटेज में शो किया जाता है। ठीक, जहाँ पे W2 क्या है तो लिखिए W2 हमारा क्या है, तो वेट WET वेट यानी कि गीले वेट ऑफ वेट स्टोन यानी कि WEIGST वेट ऑफ वेट, WET वेट स्टोन STON स्टोन, और W1 क्या है तो वेट ऑफ WEIGST वेट ऑफ ड्राई स्टोन यानी कि सूखे पत्थर का वेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल वेट ऑफ इनिशियल, मतलब स्टोन वेट ऑफ इनिशियल एंड स्टोन वेट ऑफ आफ्टर डिप्ड इनटू वाटर, यानी कि फाइनल में जो हुआ। लेकिन वैसे ही लिखिएगा, मतलब पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये गीले पत्थर का वेट है, ये सूखे पत्थर का वेट है, इंटू करके परसेंटेज इंटू 100 करके परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक, तो इसका देखिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट
मतलब दर्शाया जाता है इसको किसमें, तो परसेंटेज में इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इंटू 100 किया गया। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका क्या है, डिप्ट इंटू 24 आवर। फिर सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, सीजनिंग का मतलब सूखा हुआ है, सीजन यानी कि सुखाना। या सूखना, ठीक। सीजनिंग का मतलब सूखना या सुखाना होता है। कैविटी का मतलब छेद होता है, ठीक, छिद्र होता है। क्रैक का मतलब दरार होता है। लूज मटेरियल यानी कि ढीला पदार्थ। टेक्सचर का मतलब बनावट। ये सब हिंदी आप लिखते जाइएगा, बोल रहे हैं जो हम। सीजन, बिफोर पुटिंग इनटू यूज ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी बेल्ड सीजन। बेल्ड मतलब अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से सूखा होना चाहिए। बिफोर पुटिंग इनटू यूज मतलब उसको उपयोग करने से पहले वो जो भी हम बिल्डिंग स्टोन ले रहे हैं वो अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए वो गीला रहेगा तो वो और वाटर के कंटेक्ट में आएगा, तो जैसे कि गीला पत्थर है, ठीक, तो इधर वाटर के कंटेक्ट में बाई चांस आ भी है तो ये इसमें ये जो होगा आपस में दोनों जोड़ने की कोशिश करेगा ना, वाटर वाटर बनाने का, तो उसके कारण वो जो पत्थर होगा वो अंदर से अंदर ही अंदर मतलब उसका जो होगा मतलब उसको बोलते हैं ना क्षति होने लगता है, तो वही उसका अंदर ही अंदर क्षति होने लगेगा और वो फिर धीरे धीरे हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसको घटा देगा। और जो ड्राई रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, जिसके कारण ये कैपेसिटी को हमारे बढ़ाएगा। और फिर आप लोग को लगता होगा ये सीजन होने के मतलब सूखने के बाद हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी कि जो भी पानी कितना था उस सूखने के बाद कुछ इतना बचा होगा। पानी में इतना था पत्थर तो सूखने के बाद इतना बचेगा। हम सबको लगता है कि उसका कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ एक mm या 2 mm के आसपास बस हल्का से एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये फिर मतलब रीजनली हम नहीं बोल रहे हैं, प्रूफ हो चुका है। ए पीरियड ऑफ अबाउट 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीना इज कंसिडर्ड टू बी सफिशियंट मतलब उतना सफिशियंट माना जाता है फॉर प्रॉपर सीजनिंग। किसी भी पत्थर को सूखने के लिए 6 से 12 महीना सफिशियंट यानी कि उतना जो समय होता है हमारे पास वो आराम से दिया हुआ रहना चाहिए, उतना सफिशियंट माना जाता है, ठीक। फिर परसेंटेज वियर क्या है, तो परसेंटेज वियर एंड टियर आपने सुना होगा, रगड़ने पे जो टूटता है वो ही। ए गुड बिल्डिंग स्टोन द परसेंटेज वियर मतलब कि जो भी वो उसके ऊपर वियर कर रहे हैं हम तो उसका परसेंटेज कितना है, तो शुड भी इक्वल और लेस देन, बराबर रहना चाहिए और लेस देन रहना चाहिए कितना, तो 3% से। यानी कि देखिए जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है का स्टोन है उस पर हवा दबाव मार रहा है, ऐसे टकरा रहा है तो वियर कर रहा है, ठीक, या हम ही चल रहे हैं यहाँ पे या पोछा ही मराता है इस प्रकार, तो ये जो इस पे घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना उसके कारण वो 3% से कम या 3% ही उसको नुकसान हो जितना हम उसमें कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं। फ्रिक्शन भी तो एक प्रकार का लोड ही है ना कि हम जो भी बल लगा रहे हैं उसका अपोजिट में वो चलता है, तो वही जितना भी हम उस पर रिएक्शन करवा रहे हैं उसका 3% हमको नुकसान होना चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट यही है। टफनेस यानी कि देखिए वो एकाएक हम बताए नहीं थे, एकाएक मार्केट छूटा तो यहाँ पे कितना सडन लोड आया उसको सहने की क्षमता को टफनेस बोलते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट यानी कि एकाएक वाला जो टेस्ट होता है, एकाएक इम्पैक्ट मतलब कि एकाएक छूटने पर जो इम्पैक्ट बढ़ता है उसी को इम्पैक्ट टेस्ट कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ टफनेस, वैल्यू है जो लेस देन 13 और जो 13 से कम रहा तब इज नॉट टफ, तो वो पत्थर टफ नहीं है, वो आसानी से टूट जाएगा। लाइज बिटवीन, और जो उसका वैल्यू 13 से 19 के बीच में लाइट कर रहा है तो मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन अगर जो 19 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 19 इज हाई टफ, वो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ है। यानी कि उसका देखिए हम ऐसे डालें, अगर ये 19 तक हमको सह ले रहा है, 19 तक जो भी इसका टफनेस इंडेक्स है उसके अनुसार ये 19 तक का वेट सह ले रहा है, तो देखिए टफनेस इंडेक्स कुछ पत्थरों का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हाँ 19 है, इसका मात्रक भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये बता रहे हैं कि टफनेस इंडेक्स मतलब कुछ पत्थरों का ऐसे रहता है कि 19 से ज़्यादा रह गया तो वो ज़्यादा मजबूत है, वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। यहीं पे हमारा जनरल रिक्वायरमेंट मतलब जो भी है बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन वो खत्म होता है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन मतलब जो भी हमको छोटा छोटा पार्ट जो भी रह गया 6-7 पॉइंट वो चीज़ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका गुण क्या क्या होता है, गुण क्या क्या होना चाहिए। सामान्यतः तौर पे किसी भी स्टोन में जनरल जो होता है गुण वो क्या क्या होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन में वो देखते हैं। वैसे इसी का कुछ पॉइंट आ जाता है उसमें, जैसे कि ये सीजनिंग आ जाएगा, फिर उसमें ड्रेसिंग आ जाएगा, परसेंटेज बियर नहीं आता, टफनेस आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, हार्डनेस आ जाता है, उसमें अपीयरेंस आ जाता है, तो सब जनरल गुण हो गया। तो वो सब तो आपको लिखवा ही चुके हैं, तो उसमें नया चीज़ जो मिलेगा मतलब जो चीज़ नया रहेगा या जो चीज़ आपको हमको लगेगा लिखवाने लायक तो वही चीज़ आपको लिखवा देंगे और उन दोनों को मिला के आप एक आंसर भी बना सकते हैं। एग्जाम में आपको ये पूछेगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिला इससे भी कुछ पॉइंट उठा के उससे भी कुछ पॉइंट उठा के आप लिख सकते हैं। फिर अगर जो
बोले गुड रिक्वायरमेंट, तो ये वाला भी और वो वाला भी कुछ पॉइंट उठा के इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं। तब तक आप इसको उतारिए। हम लेके आते हैं क्या, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग का लेके आते हैं। चलिए जनरल कैरेक्टर्स होगा जो नेक्स्ट सेपरेट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट से ऊपर का हो चुका। वैसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर वो भी चलेगा नहीं, कम से कम 20 मिनट से ऊपर का तो उतना फिर बोरिंग होने लगता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 होगा जो, उसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग देख लेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो सीरीज चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए। और हाँ, जो पर्सनल टॉपिक करके वीडियोस डाल रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। और हमारे लाइव जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। जो फ्री का क्लास चल रहा है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।